आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उसकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक का फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों पर जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सूखी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नेपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के पीछे छिपाने जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका और उनकी कुशल गिरहनी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती और घूमकर अंग्रेजी में बोली, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ती आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर में सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सास श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद की खराटे आने लगी। साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो उन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देंगे कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या? और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? 11 बजे तक तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकाते हुए बोले, अच्छी भले यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी से बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे से मुँह सिला लपेटे माला जप रही थी। सुबह में तैयार होती हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे का दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सपूते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर दुपट्टे हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा, तुम तो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा? और माँ, हम लोग अपने बैठक में ही बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ से चले आएँ तो तुम घुसल खाने में रास्ते बैठक से चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, जल्दी से सो नहीं जाना, तुम्हारे खराटे की आवाज़ दूर तक चली जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतज़ार तो कर ही दिया, फिर उसने उखेड़ बूंद खत्म हुई। जो चीफ अचानक उधर से आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होगी। कोई भी गुस्सल खाने की तरफ जा सकती है। क्षोभ और क्रोध से वह झुलझुलाने लगी। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी से बाहर रखते हुए बोली, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आ बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठती, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहन कर सामने आना। उसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी? माँ, जो वही पहनूंगा बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट पीकर रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे। और माँ,
के कपड़े की सोचने लगे। सामनाथ हर बात पे तरदीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथों में था। खुटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज में किस साइज का हो। सामनाथ की चिंता थी कि अगर चीप की साक्षात माँ से हो गया तो वह लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपने स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो फिर कोई कहे। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीप को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले के ओर में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वुड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामना को तीर की तरह लगा। तिरक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका वह कुछ बन कर नहीं आया हूँ। निरा लुटेरा तो नहीं लौट आया। जितना तो दिया था उससे दुगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी। मेरी मुँह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए बोले, माँ, रोज़ की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठे रहना। अगर साहब इधर आज निकले और कोई बात पूछे तो ठीक की तरह जवाब देना। मैं ना पढ़ी लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धड़क धड़क करने लगा। अगर चीप सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्यों क्या पूछ दे। मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे का हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता से शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ उन पर उतने ही दोस्त परवाह हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेट और पाउडर की महक से ओत-पोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसी बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों से आखिरी घुट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीप को दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक उठ गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उसकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी में बाहर माँ अपनी कुर्सियों में जयो की तयो बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखी हुई थी और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झुला रही थी और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ से थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर पर
दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सीट पर घिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे फिर भी अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का दे कर उठा दे और उन्हें कोठरी में ढकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीप और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीप ने धीरे से कहा, पुअर डियर। हाँ, घबराकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों ने देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पे रखते हुए खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उसके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम इतनी देर तक क्यों जग रही हो? और खिसकाई हुई नज़रों में सामना चीप की मुंह की ओर देखने लगे। चीप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में समेटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। सामनाथ इस पर खिन्न हो उठे। इतने में चीप ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ का आगे किया। माँ और भी ज़्यादा घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराकर माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामना दिल ही दिल से जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर कब तक चीप माँ की बायां हाथ ही बार बार हिला कर रहे थे। हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। हाउ डू यू डू? फिर माँ से पूछते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कह उठी। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चौंकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी अब कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ के हाथ अभी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव की लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीप खुशी के सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगा। हाँ साहब, कहते हुए कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें जो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह माँ, मेहमान का भी कहा कोई टालता है? साहब ने इतना रीझ कर कहा, नहीं गाओगे तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तल अंगारा दे। देसी अफसर और स्त्रियां इसका सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और छीन दुबल लज जती आवाज़ में एक पुराना सा विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी भोने, हरियाणी भींगी भरिया है। देसी स्त्रियाँ खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियाँ गाकर माँ चुप बैठ गई। बरामदा तानिया से गूंज उठा। साहब तानिया पीटना बंद ही ना कर रहे थे। सामनाथ की खींच प्रशंसा और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तानिया थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? सामनाथ खुशी से झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों को भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाओगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पिंजियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती है? सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लकड़ियाँ गुड़ियाँ बनाती है और फुलकरियाँ बनाती है। फुलकरी क्या? सामनाथ फुलकरी का मतलब समझने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकरी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकरी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकरी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह पे उसके लगे धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि और देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ? साहब
को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा? बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? मगर हाँ, माँ का वाक्य बीच में तोड़ते हुए सामनाथ साहब से बोले, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उसके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर सबसे आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी से उठी और सबके नज़रें बचाते हुए अपनी कोठी में चली गई। मगर कोठी में बैठने की देरी थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उनसे पूछती, वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों की बांध टूट कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के गायु हुई होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखों फाटे दीवार को देखे जा रही थी। घर का वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले में निस्वसता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई के प्लेटों के खड़कने की आवाज़ें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी की दरवाज़ा जोर से खटखटाने लगा। माँ दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से आपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह उठने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामना झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन से भर लिया। ओम अम्मी, तुमने तो आज रंग ही ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि मैं क्या कहूँ। ओ अम्मी अम्मी, माँ की छोटी सी काया सिमट के बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उसकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उसकी बाहें माँ के शरीर पर हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते हुए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना ख्वाब पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी में बाकी है भगवान का नाम लूँगी। मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखों अब नहीं है बेटा। जो फुलकारी बना सकूँ तुम कहीं और बना लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरा तरक्की होगा? क्या साहब तेरा तरक्की कर देगा? क्या उसमें कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता है जब तेरी माँ फुलकरी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसका झुर्रिया भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूँ ही हो जाएगी। साहब का खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाला और थोड़े हैं। मैं तो बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल फिर बेटे का उज्जवल भविष्य का कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गई। तो दोस्तों यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हमारे तरह तरह के प्रसिद्ध कहानी सुनने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।